हमें अपना लक्ष्य चांद पर साधना होगा। अगर लक्ष्य चूक भी गए तो सितारों तक तो पहुंच पाएंगे। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए चल रही वोटिंग के रुझान आने हुए शुरू। रुझानों में रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार कमला हैरिस से आगे। पच्चीस नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 26 नवंबर को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में मनाया जाएगा संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ का जश्न। 20 दिसंबर तक चलेगा संसद का सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी। सरकार ने मंगलवार को खरीफ फसलों के उत्पादन से जुड़ा अग्रिम अनुमान किया जारी। अच्छे मॉनसून के चलते चावल, दाल और मक्का का रिकॉर्ड उत्पादन होने का मिला संकेत। दाल और चावल की कीमतों में आ सकती है बड़ी कमी। सदन और स्थायी समिति में व्यापक विचार विमर्श और जन भागीदारी के बाद बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून, बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान द्वारा नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 83 देशों के 135 प्रतिभागियों ने किया संबोधित। कहा, भारत ने हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का किया है सम्मान और मानवाधिकारों का रहा है प्रबल पक्षधर। संगीत की देवी और बिहार की स्वर कोकिला के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली पद्मश्री से सम्मानित शारदा सिन्हा का मंगलवार देर रात दिल्ली के एम्स में निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। कहा, उनका जाना माना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज सदैव बनी रहेगी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए चल रही वोटिंग खत्म होने में अब कुछ ही समय बाकी है। 50 से ज़्यादा स्टेट्स के 538 इलेक्टोरल वोट्स यानी कि सीटों के लिए वोटिंग मंगलवार को भारतीय समय के मुताबिक शाम 4 बजे शुरू हुई। और अब तक मिली जानकारी के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 170 में आगे हैं। वहीं कमला हैरिस भी तकरीबन 60 वोट हासिल कर चुकी है। अब तक 9 राज्यों इंडियाना और केंटकी में वोटिंग 9 राज्यों में, जिसमें इंडियाना और केंटकी भी शामिल है, उसमें वोटिंग पूरी हो चुकी है। इन दोनों ही राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस से आगे चल रहे हैं। नतीजे आज देर रात या गुरुवार सुबह पूरी तरीके से आने की उम्मीद है। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस मैदान में है। कमला हैरिस फिलहाल अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप 2017 से लेकर 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यह भी बताया कि भारत सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों के शीतकालीन सत्र के लिए 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि 26 नवंबर को संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ होगी, जिसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर संविधान भवन के सेंट्रल हॉल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस समारोह के दौरान सत्र के दौरान कई अहम बिल संसद में पेश किए जाएंगे, जिनमें वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ संपत्ति विधेयक प्रमुख हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति को कनाडा के साथ भारत के संबंधों और चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित मुद्दों पर जानकारी दे सकते हैं। समिति की बैठक आज सुबह 11 बजे होने वाली है। बैठक के एजेंडे में
कहा गया है कि विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि वर्ष 2024-25 के लिए मंत्रालय की अनुदान मांगों पर मौखिक साक्ष्य देंगे और विदेश सचिव द्वारा भारत के विदेशी संबंधों, भारत कनाडा और भारत चीन के मुद्दों पर जानकारी भी साझा कर सकते हैं। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हाल के हमलों पर चिंता व्यक्त की और कहा है कि ये घटना दिखाती है कि देश में चरमपंथी ताकतों को कैसे राजनीतिक स्थान दिया जा रहा है। मंगलवार को एफएम वोंग के साथ एक संयुक्त संवाददाता को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा में हिंदू मंदिर में जो हुआ वो बेहद चिंताजनक था। उन्होंने इन घटनाओं को भारतीय समुदायों के लिए परेशान करने वाला बताया और पुष्टि की कि देश में हर कोई अपनी आस्था और संस्कृति के साथ सुरक्षित और सम्मानित होने का समान रूप से हकदार है। I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning, and you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how deeply we feel about it. Canada has developed a pattern of making allegations without providing specifics. Secondly, when we look at Canada, for us, the fact that they're putting our diplomats under surveillance is something which is unacceptable. And do look at the video. I think they would tell you, in a way, the political space today, which is being given to extremist forces there. So we believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused. And have we had a talk about it? Exactly on the lines which I've spoken. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण और राज्योत्सव का समापन समारोह आज शाम 6 बजे से उपराष्ट्रपति धनखड़ के मुख्य आतिथ्य में नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव ग्राउंड में आयोजित होगा। यहाँ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विभिन्न क्षेत्र की विभूतियों को छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान से विभूषित करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल रमेन डेका करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। भारत धर्म की पवित्र भूमि है। हर युग में भारत में महान गुरु और रहस्यवादी दृष्टा और साधक हुए हैं, जिन्होंने मानवता को अंदर शांति और बाहर सद्भावना खोजने का मार्ग दिखाया है। दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भगवान बुद्ध का इन पथ प्रदर्शकों में अद्वितीय स्थान है। राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि महात्मा बुद्ध ने न केवल मानव मन के कामकाज के बारे में अतुलनीय समृद्ध अंतर्दृष्टि प्राप्त की, बल्कि उन्होंने बहुजन सुखाय बहुजन हिताय की भावना से सभी लोगों के साथ इसे साझा भी किया। The International Buddhist Confederation or IBC is short. In short, must be commended for organizing this two-way conference. The themes chosen for the summit, the role of Buddha Dharma in strengthening Asia, is age after age, it is timely. Over these 2 days, you monks, scholars, and practitioners will engage in dialogues and discussions about the Buddha Dharma and its role in contemporary society. India is the blessed land of Dharma. Here, in every age, there have been great masters and mystics, seers and seekers who have shown humankind a way to find peace inside and harmony
outside. The Buddha holds a unique place among these pathfinders. The enlightenment of Siddhartha Gautama under the Bodhi tree in Buddha Gaya is an event unparalleled in history. इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि बुद्ध की शिक्षाओं का संरक्षण हम सभी के लिए महान सामूहिक प्रयास है। उन्होंने ये भी कहा कि बौद्ध संघ के बारे में सच ये है कि इसका केंद्र हर जगह है और परिधि कहीं नहीं है। Geographical area created a community, a larger Sangha. In essence, India, the land of the Buddha's enlightenment, is at its center. But what is said about God is also true about this larger Buddhist Sangha. That its center is in everywhere and circumference nowhere. This is all the more true because apart from Southern Buddhism and Northern Buddhism, it has also been spreading in the only remaining direction in the last 2 centuries, and it has come to known as Western Buddhism. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रकाशन जस्टिस फॉर नेशन, प्रिजन्स इन इंडिया और लीगल एड थ्रू लॉ स्कूल जारी किए। इस अवसर पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी मौजूद रहे। I congratulate everyone who has contributed directly or by way of helping to the publications released today. I am happy to note that the Supreme Court of India has been organizing very purposeful activities and events to commemorate the 75th year of its founding. Holding of Lok Adalats at the Supreme Court and organizing a conference of district level judicial officers are but just 2 examples of addressing the ground realities related to our justice delivery system. देश के नए दंड कानून प्रत्येक नागरिक के लिए सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की हमारे देश की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान की ओर से भारत में कार्यरत दूतावासों के अधिकारियों और पदाधिकारियों के लिए नई अधिनियमित दंड विधियों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये बात कही। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रकार के व्यापक कानूनी ढांचे को लागू करना भारत की दंडिक न्याय प्रणाली के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम दूतावास के अधिकारियों के लिए भारतीय दंड विधि में प्रक्रियात्मक और वास्तविक परिवर्तनों के बारे में जानकारी हासिल करने का एक अवसर है। भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है सी, लेकिन हमारी डाइवर्सिटी, हमारी विविधताएं, भौगोलिक विविधताएं, भाषा की विविधताएं, धर्म की विविधताएं, हमारी विभिन्न क्षेत्रों में बहुत विविधताएं हैं। उन विविधताओं को एक साथ हम मिलकर कानून के राज के रूप में, जब दुनिया के डेमोक्रेसी के रूप में सबसे बड़े देश हैं, उसी तरीके से दुनिया के अंदर भारत का संविधान, जिसमें सबको न्याय, सबको बंधुता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जहां पर कोई भी संविधान में परिवर्तन करना हो तो संसद में 2/3 मेजॉरिटी से ही परिवर्तन हो सकता है, और दोनों सदनों के अंदर, और उसकी भी समीक्षा न्यायालय के अंदर है। ये हमारे न्यायाधीशों की भूमिका है।
इसलिए न्याय को हमने सर्वोपरि माना है और न्याय पर विश्वास, भरोसा भारत की जनता का अत्यधिक है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये नए दंड कानून मानवाधिकारों की रक्षा करने, न्याय प्रदायगी में तेजी लाने और दक्षता बढ़ाने के साथ ही पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर जोर देते हैं। साथ ही साइबर अपराध, आर्थिक अपराधों और लैंगिक आधार पर हिंसा से निपटने के लिए लागू की गए हैं। नई प्रक्रियाएं दर्शाती हैं कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुसरण किया जा रहा है। हमने अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी समीक्षा की है और विशेष रूप से मानवाधिकार के मामले के अंदर भारत ने हमेशा मानव अधिकार को सबसे ऊपर रखा है। हम मानव अधिकार के प्रति हमेशा सचेत रहें और आप देखेंगे कि हमारे कानून में, हमारे संविधान के अंदर मानव अधिकारों के प्रति, महिला अपराधों के प्रति विशेष रूप से समय समय पर बदलती परिस्थितियों में कानून बना है। सरकार ने मंगलवार को खरीफ फसलों के उत्पादन से जुड़ा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में दाल और चावल की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका प्रमुख कारण रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। कृषि मंत्रालय के मंगलवार को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार अच्छे मानसून के कारण खरीफ सत्र 2024-25 में भारत का चावल उत्पादन रिकॉर्ड 11 करोड़ 99.3 लाख टन रहने की संभावना है। सरकारी गोदामों में अधिशेष स्टॉक के बीच रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान रखाया गया है। चावल का उत्पादन पिछले साल के खरीफ मौसम की तुलना में 66.7 लाख टन अधिक होने का अनुमान है। देश भर में इस मुख्य खरीफ फसल की कटाई चल रही है। मोटे अनाजों में मक्का का उत्पादन खरीफ सत्र 2024-25 में 2 करोड़ 45.4 लाख टन के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। ये पिछले साल के 2 करोड़ 22.4 लाख टन से अधिक है। ज्वार का उत्पादन बढ़कर 21.9 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बाजरा उत्पादन थोड़ा घटने की संभावना है। कुल मोटे अनाज का उत्पादन एक साल पहले की समान अवधि के 5 करोड़ 69.3 लाख टन के मुकाबले घटकर 3 करोड़ 78.1 लाख टन रहने का अनुमान है। हम बता दें कि लगभग जबकि तिलहन उत्पादन 2 करोड़ 41.6 लाख टन से बढ़कर 2 करोड़ 57.4 लाख टन रहने की संभावना है। कपास का उत्पादन 32.52 मिलियन गांठों के मुकाबले घटकर थोड़ा 29.92 मिलियन गांठें रहने का अनुमान है, जबकि जूट मेस्टा का उत्पादन 9.69 मिलियन गांठों से घटकर 8.45 मिलियन गांठें यानी 180 किलोग्राम प्रत्येक रहने का अनुमान है। संगीत की देवी और बिहार की स्वर कोकिला के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली पद्मश्री से सम्मानित शारदा सिन्हा का मंगलवार देर रात दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। छठ गीतों को घर घर तक पहुंचाने वाली 72 वर्षीय शारदा सिन्हा छठ महापर्व के पहले दिन नहाए खाए पर ही छठी मैया की गोद में निर्वाण को प्राप्त हो गई। वो 11 दिनों से एम्स में भर्ती थी। छठ पर्व के अवसर पर उनके निधन से बिहार समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। वो पिछले लंबे समय से बीमार चल रही थी। वो बीते 6 वर्षों से ब्लड कैंसर से जूझ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया है और कहा है कि उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं पद्मश्री स्वर्गीय शारदा सिन्हा के कुछ खास गीतों के साथ। आप इन गीतों का आनंद उठाइए और पद्मश्री शारदा सिन्हा को याद कीजिए।
फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार। मगन अपने धुन में रहे मोर सैया, पग पगलिए जाऊं तोहरी भलैया, पग पगलिए जाऊं। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली, सजन घर ले चली, सजन घर। बिजली से तार, बिजली से तार, बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। और सासू बता तूने ये क्या किया, और सासू बता तूने ये क्या किया। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।